अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अगर आप मीडिया उठा के देखें ना, मीडिया पे भी खबरें तो चली रही हैं, लेकिन मोर देन दैट ऑन सोशल मीडिया बहुत सी मुबारकबादों के मैसेजेस, स्टेटस आपको नज़र आएंगे, क्योंकि 23 मार्च का दिन जैसे ही आता है बहुत से लोगों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर उनके फ़न के एतबार से उनके शोबे में अगर वो कुछ नुमायाँ काम करें नवाजा जाता है। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ तो हमारे बहुत से नामवर अदाकार और फिल्म मेकर्स, उनको भी अवार्ड दिया गया है इस मरतबा। यस, हर शोबे से मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छी उन्होंने पिकिंग की है। सहाफ़ी और कुछ लोगों को तो हम खुद पर्सनली भी जानते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही थी, तो हम भी मुबारकबाद वगैरह दे रहे थे। तो सबको हो मुबारक, लेकिन सबको हो मुबारक, लेकिन एक जिसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बिकॉज दैट वॉज अ न्यू एंट्री और न्यू नेम, न्यू इंसिडेंट, जिसका हमने भी यहाँ तस्करा किया था कि इसको तो ज़रूर ऑनर करना चाहिए था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का ऑनर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जॉनसन तारिक की किरदार की, जॉनसन तारिक की, जिन्होंने पिछले महीने, आपको पता है कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, लाहौर में, जहाँ क्या उसको जहां एक खातून पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया इचरा बाजार में और उनकी जान को ख़तरा लाहक हुआ, जहां और ये जॉनसन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनको हम पुलिस के किरदार को सराहते हैं, और खातून पुलिस अफसर आपको पता ही है, हमारे शो पे भी आ चुकी हैं कितनी मरतबा, और शहरबानो साहिबा उनकी बहादुरी पे तो उन्हें हर तरफ से शाबाश दी जा रही है, लेकिन उनके वहाँ आने से पहले इस खातून को उस मजमे से बचाने में उस दुकानदार का, उस दुकान मालिक का किरदार था, और वो दुकान मालिक है जॉनसन तारिक, जिसने एक्चुअली खातून को अपनी दुकान में पनाह दी और शटर डाउन रखा। बार बार हमने इसका जिक्र किया था कि कमाल की बात है कि जहां आपको पता हो कि ऑलमोस्ट पूरी मार्केट जो थी वो आपके अगेंस्ट थी, लेकिन आप एक वाहिद बंदा थे जिसने उस लड़की को, उस खातून को पनाह दी और शटर डाउन कर दिया जब तक पुलिस नहीं आती, और पुलिस ने फिर मामला जो है वो संभाला। वरना ये आपको पता है कि ये जिंदगी मौत की बात हो जाती है। और कि आप कंसिडरिंग द फैक्ट कि जॉनसन का खुद ताल्लुक माइनॉरिटी से है, और जाहिर है अगर इल्ज़ाम लगाने को आए, जब हुजूम होता है तो वो हुजूम की सोच से ही काम ले रहा होता है, इनफरादी सोच तो वहाँ कहीं बहुत पीछे चली जाती है। तो जॉनसन की जान को भी ख़तरा हो सकता था उतना ही जितना उस खातून की जान को ख़तरा था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ख़तरा हो सकता था। एब्सोल्युटली। तो कल जी ख़ुसूसी परेड में जॉनसन को भी मेहमान बुलाया गया। उसके लिबास की वजह से हजूम की तरफ से हरासा करने का वाक़या पेश आया, ये जानते हुए भी कि औरत की उनकी दुकान में मौजूदगी पर मुश्तिल हजूम उनको जान से मारकर दुकान तक चला सकता है। उन्होंने पुलिस के आने तक ढाल बनकर उस औरत को हिफाजत से अपनी दुकान में बिठाए रखा। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए काबिल फ़ख्र हैं। जॉनसन तारिक, आप जैसे लोग इंसानियत के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र हैं। आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारे परचम का वो चमकता हुआ सफ़ेद रंग हैं जिससे हमारे परचम की रानाई है, हमारे झंडे की खूबसूरती है। सो अगर लिटरली आप उस वक्त ढाल ना बनते उस हुजूम के सामने, उस खातून को ना बचाते, तो कोई सानेहा हो चुका हो। आई कांट गेट ओवर कि इन्होंने बिल्कुल अपनी परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की, अपनी दुकान की परवाह नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि इस किस्म के हजूम में कोई किसी को कुछ कर देना, कोई आग लगा देना दुकान को, यानी माली नुकसान दे देना, ये बड़ी मामूली सी बात होती, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये किया। और उस वक्त भी हम जब इस इंसिडेंट की बात कर रहे थे कुछ हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, तो हम जॉनसन की बात कर रहे थे कि कमाल है उस शख्स पे जिसने इस खातून को उस जगह जब कोई इसको पनाह नहीं दे रहा था, कोई इसको बचा नहीं रहा था, तो उसने बचाया। So yeah, these are the things that we should learn from. और yes. ये वो रोल मॉडल्स होने चाहिए जिनके बारे में हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, ना कि अदरवाइज कि वो कमीज़ों पे बैठ के तहकीक कर रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। एक और बात, कल भी हमने ये इशू डिस्कस किया था। हमारे स्टार शाहिद आफरीदी की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। पीटीआई की तरफ से ऑब्वियसली पीटीआई के मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स और ओहदेदारान उनके खिलाफ इस हद तक चले गए हैं कि खुद पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत, हम्माद अजहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान को ट्वीट करके शाहिद आफरीदी की हिमायत में बोलना पड़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वही सोशल मीडिया अकाउंट्स और ओहदेदारान जिनमें अजहर मिश्रानी शामिल हैं, सब शाहिद आफरीदी की हिमायत में बोलने वाले पीटीआई रहनुमाओं के पीछे पड़ गए।
सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा तो शेर अफजल मरवत को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ गया। पहले भी गौहर खान और शेर अफजल मरवत अपने सोशल मीडिया कारकुनों के दबाव में आकर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इसकी ताज़ा मिसाल है। 13 मार्च को उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि PTI और नून लीग के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगेगी। लेकिन जब PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके खिलाफ हरकत में आए तो अली अमीन गंडापुर ने दबाव में आकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना बयानात देकर पार्टी से अपनी वफादारी साबित की। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात है, मैं सुबह की बात करूंगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। 20 मार्च को अमरीकी कमेटी के सामने डोनाल्ड लू की पेशी पर वहाँ जो तमाशा लगा सो लगा, लेकिन डोनाल्ड लू ने साइफर मामले पर कत्ल की धमकियों से मुताल्लिक जो इंकशाफात किए वो यकीनन तशवीशनाक थे। PTI के रहनुमा अवामी सतह पर इस बात का इकरार नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है कि PTI का बयानिया उनके रहनुमाओं के हाथ में अब नहीं रहा है, बल्कि सोशल मीडिया कारकुनान के हाथ में हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हामियों के प्रेशर के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। पार्टी की पॉलिसियां अब उसी तरह तय होंगी जब सोशल मीडिया पर इनके वॉरियर्स या ट्रोल्स जो डिसाइड करेंगे। अब ऐसा है कि नहीं है, लगता है कि कुछ स्विच जो है ना वो फ्लिप कर गया, और इसी के बारे में हम पता करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर सैफ, देख ही रहे हैं आप कि शाहिद अफरीदी से एक बयान है जो पता नहीं अब उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, उस पर तहरीक इंसाफ वाले बड़े नाराज हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। क्या पार्टी कारकुनों को तहम्मुल का मशवरा देंगे या शाहिद अफरीदी को कहेंगे कि उन्हें बयान देते हुए मोहतात रहना चाहिए था, उनको फोरवॉर्न करेंगे कि आइंदा ना करें? किस तरह इसको हैंडल करना है? जी, मैं दोनों बातें करूंगा। मैं समझता हूँ दोनों अहम हैं। शाहिद अफरीदी हो या कोई भी हो, जब वो किसी के खिलाफ भी बयान दे तो एहतियात करनी चाहिए और दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाले अल्फाज या बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन पार्टी कारकुनों को भी यकीनन मशवरा दूंगा कि वो भी तहम्मुल का मुजाहरा भी करें और देखें कि किस आपको सबाक में वो बयान दिया गया है, और अगर वो बयान वाकई किसी मनफी नीयत से, यानी पार्टी के रहनुमाओं को रिडिक्यूल करने के लिए या उन पर उनकी तज़हीक करने के लिए दिया गया है तो ज़रूर जवाब दें, लेकिन तहजीब और अखलाकियात के दायरे में रहकर। और अगर वो जवाब किसी बुरी नीयत से नहीं दिया, वो सवाल किसी बुरी नीयत से नहीं है, या वो बयान जो है उसके पीछे कोई मनफी सोच कार फरमा नहीं है, तो फिर अवॉइड किया करें। बैरिस्टर साहब, मतलब आप शाहिद अफरीदी को भी साथ ही तंबीह कर रहे हैं, मतलब ना उन्होंने किसी को गाली दी, ना उन्होंने किसी को बुरा भला कहा, क्या एहतियात करें? तनकीद तो मेरा ख्याल है सब लोगों पे, दूसरों पे तमीज़ के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं, इतना बर्दाश्त तो होनी चाहिए। अब ये बता दीजिए कि कल शेर अफजल मरवत साहब और कुछ दीगर लोगों ने शाहिद अफरीदी की जानिब से वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन आपके सोशल मीडिया वाले अपने लीडरों पर ही चढ़ दौड़े और उन्हें अपने मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया। आपके ख्याल में सोशल मीडिया या इसका रिएक्शन और उस पर अपने मौक़िफ़ बदलना, क्या ये बात सही है या ये बात नहीं होनी चाहिए? देखें, ये तो खैर शेर अफजल मरवत साहब ही बेहतर जवाब दे सकेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि PTI की जो सोशल मीडिया के जो हमारे सपोर्टर हैं, जो सोशल मीडिया पे PTI के बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, ये ज़्यादातर रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, हमसे हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में कोई तंजीमी तौर पर नहीं है। ये अपनी मर्जी से जो भी समझते हैं कि पार्टी के मफाद के लिए है या पार्टी के खिलाफ कोई बयान है तो उसका जवाब देते हैं। ये कोई पार्टी की अमूमी सोच नहीं होती कि इसी तरह के बयान दो, और ना ही वो डायरेक्टली पार्टी की हिदायत पर अमल करते हैं। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर वाक़े का ताल्लुक है तो यकीनन जो सोशल मीडिया पर हमारे लोग हैं वो पार्टी के साथ एक हमदर्दी रखते हैं, और अगर शाहिद अफरीदी साहब ने ये बात खान साहब के हवाले से की है तो उन्होंने उसको जवाब दिया है।
एक होता है ओवर रिएक्शन, ओवरकिल, बहुत सी ऐसी टर्म्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। खैर एनीवे, आपसे आगे पूछते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को अपनी पावर बताते रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो डेफिनेटली उनकी पावर है। इस पूरी टीम को मुतहर्रिक, फ़ाल और मुनज़्ज़म रखने के लिए आपके गुज़िश्ता दौर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च भी किए हैं। तो क्या इस बार भी यही प्लान है कि आप की सोशल मीडिया टीम को हुकूमत की जानिब से ऐसी ही सपोर्ट और फंडिंग भी दी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपके इस जो कॉन्सेप्ट है इसको, या जो आप बात कर रही हैं इसको, मैं इस तरह से दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी खजाने से 1 रुपया भी PTI की सोशल मीडिया टीम पर खर्च नहीं किया, क्योंकि ये गैर कानूनी होता और ये हमारे इख्तियारात से मुतजाविज हरकत होती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आम लोग थे, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे एक्ट करने वाला जो है वो PTI का नहीं होता। वो जो हमने भर्तियां की थी या लोगों को इंटर्नशिप पर यंग लड़के और लड़कियों को एंगेज किया था, वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो सरकारी इकदामात हैं उनकी आवाम तक तशहीर और आवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ते के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम था, जिसके तहत लोग भर्ती हुए थे, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले भी थे और कई जो हैं वो गैर सियासी थे। वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब वो दोबारा नहीं है, इस वक्त कोई ऐसी चीज़ फील्ड में नहीं है। PTI अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपने तौर पर मुनज़्ज़म करती है, उनको इंगेज करती है, और वो चूंकि पार्टी के कारकुन होते हैं, पार्टी के वफादार होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो रज़ाकाराना तौर पर पार्टी की तशहीर करते हैं, पार्टी के काम को उठाते हैं, लेकिन उनको 1 रुपया भी जो है वो पार्टी की तरफ से नहीं दिया जाता। अच्छा, यानी वो एक्सक्लूसिवली वो काम कर रहे थे, वरना इस किस्म की ट्रोलिंग या पार्टी की उस तरह सपोर्ट नहीं थी। उस पर आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होगा कि कोई PTI की बात ना करें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। आपका बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा कि मैं शाहिद आफरीदी के लिए भी ये कहूँगा कि वो भी ज़रा एहतियात करें। वो किस बात पे एहतियात करें? उन्होंने किसी को गाली दी थी, उन्होंने किसी को बुरा भला कहा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो तनकीद भी शायद नहीं की थी। एक्चुअली उन्होंने तो शायद तकलीफ शायद ये भी हो सकती है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा था, उन्होंने शायद नहीं तो कहा ये था। प्रॉब्लम भी हो सकती है। उन्होंने मुबारकबाद दी थी अपेरेंटली मुल्क के मौजूदा वजीर आजम को, सो शायद इस वजह से भी उन्हें टारगेट किया गया, या और भी कोई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन PTI के रहनुमाओं का ये कहना कि शाहिद आफरीदी एहतियात करें, ऐसी बात ना करें जिससे जज्बात मजरू हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस वक्त तो शदीद जज्बात मजरू हुए हैं ना, और शाहिद आफरीदी ने तो अपेरेंटली अब तक किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है। तो ये मतलब ये थोड़ी सी अपना सेंसिटिविटी लेवल को भी मेरा ख्याल है कि ऑल्टर कर लेना चाहिए, ख़ासतौर पे जो ये PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, कि इतने ट्रिगर हैप्पी ना हो कि किसी ने अगर कुछ नहीं भी कहा और कहना चाहिए था तो आओ उसको अब हम ट्रोल करें, मतलब इजी हो जाए सारे। बेसिकली लेट अस ऑल स्टेप इनटू अ न्यू दौर। अब वो वाला अनबिलीवेबल लेवल ऑफ ट्रोलिंग एंड आई एम सॉरी बट जो कि हरासमेंट के ज़ुमरे में चली जाती है, उसको अब छोड़ दिया जाए, कोई और चीज़ें ट्राई की जाएं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के इंतजामी स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। PCB की नई 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, आब रियाज, असद शफीक, अब्दुल रज़ाक भाई क्या हमारे साथ नहीं होंगे? फिर हाँ, नहीं होंगे, ऐसा ही लग रहा है। जबकि कौमी टीम के कप्तान, हेड कोच और एक डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी रुकन होंगे। ये डेटा एनालिस्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सारे मेंबर्स होंगे, कोई हेड नहीं होगा इसका। एम आई गेटिंग इट राइट? क्योंकि अभी तक हमने यही कहा है। और बल्कि दोबारा से बता दें कि अहम बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा, कोई उसको हेड नहीं कर रहा होगा, तो सारे इक्वल ही होंगे, तमाम अरकान के पास यकसा अख्तियारात होंगे। लेकिन आज तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि टीम का कप्तान और हेड कोच कौन होगा, ये नहीं पता। ये भी ऐलान किया गया कि 5 से 7 रोज में हेड कोच बेसिकली इसका मामला तय कर लिया जाएगा। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या कोई नया आ सकता है या शाहीन कंटिन्यू करेंगे? इब्तिदा में तो यही था कि शाहीन ही कंटिन्यू करेंगे, बट ही सीम्स टू बी आउट ऑफ रिदम। बट डज दैट मीन कि वो जो पहले अनाउंस किया गया था कि वर्ल्ड कप तक ये कैप्टन होंगे, इनको हटा दिया जाए? क्योंकि इससे एक अनसर्टेनिटी भी डेवलप होती है। देखिए, इस स्टेटमेंट से नकवी साहब की ये लगा कि कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा, ये भी आपको बता दें कि पिछले पीसीबी सेटअप ने शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान मुकर्रर किया था। बहरहाल मोहसिन नकवी ने हारिस रऊफ के मामले पर भी अपनी गलती तस्लीम करते हुए उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का ऐलान कर दिया। सो दैट इज़ समथिंग न्यू एज वेल। आमिर से मुतालिक सवाल पर उन्होंने वाजे किया कि जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले हैं, और इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी ने साफ साफ बता दिया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से अहम इख्तियारात की सिलेक्शन कमेटी को मुंतकली बिलाशुबा बड़ा इक़दाम माना जा रहा है, लेकिन इसके पाकिस्तान टीम पर क्या असरात होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त। ऐसे भी बात करते हैं। सुहेल इमरान हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और माजिद भट्टी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सो कुछ जो फैसले किए गए हैं उन पे हम डिस्कशन तो करेंगे। भट्टी साहब, क्या आपको लग रहा है ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कुछ फैसले, खासतौर पे हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर देना, उसके बाद अभी आर्बिट्रेरी है कि शाहीन आफरीदी विल रिमेन द कैप्टन और नॉट, मतलब उन्होंने एक ओपनिंग दे दी है कि कोई भी हो सकता है। ये इनसे स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। कैसे लग रहे हैं ये चेंजेस? देखिए, नीयत तो उनकी बिल्कुल बहुत साफ नीयत नजर आ रही है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएं। लेकिन अब ये जो फैसले हुए, चारों जो सिलेक्टर्स आज अनाउंस हुए, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक, चारों बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्रेडिबल हैं। उनके कैरियर पर कभी कोई इस तरह का दाग नहीं आया कि जिनके बारे में हम कह सके कि इनको गलत बनाया गया है। लेकिन किस तरह के फैसले करते हैं ये वक्त बताएगा। जहां तक कप्तान का ताल्लुक है कि कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया है। हुमा अब्दुल्ला, मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं, कम से कम 6 से 7 कप्तान मैं आपको अभी गिनवा सकता हूं जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन अपनी पसंद की वो टीम सिलेक्ट करवाया करते थे और सिलेक्टर्स उनके सामने सर तस्लीम खम कर देते थे। लेकिन हारिस रऊफ का बहुत अच्छा फैसला हुआ है कि हारिस रऊफ अपील में गए, पीसीबी ने एपलेट ट्रिब्यूनल जो था उनके पास रेफर की और हारिस रऊफ ने भी अपनी गलती का एतराफ किया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का एक मैच विनर जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में दोबारा आ गया है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है वो क्रिकेटर्स की वजह से है। लेकिन जो पाकिस्तान टीम के कप्तान का जहां तक ताल्लुक है, मैंने जितने मोहसिन नकवी साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, मुझे लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उनको कप्तान बरकरार रखना, अब उन्होंने गेंद डाल दी है सिलेक्शन कमेटी के कोर्ट में। दरअसल माजी में ये होता था मोहसिन नकवी साहब के पहले तक कि कप्तान का जो डोमेन था वो पीसीबी चेयरमैन उसका फैसला करते थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये जिम्मेदारी अब सिलेक्शन कमेटी को दे दी है। मुझे लग रहा है और मेरे सोर्सेज भी अब ये काफी हद तक इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के नए T20 कप्तान होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आखिरी वक्त तक जब तक फैसला ना हो जाए कोई बात हतमी नहीं है। मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए एक मरतबा फिर उन्हें फाइनल तक पहुंचाने में कामयाब हुए थे, फाइनल नहीं जिता सके थे एट द सेम टाइम। सुहेल, आप तो लाहौर में हैं, वहाँ तो पीसीबी हेडक्वार्टर है, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं और ये जो फैसले किए गए हैं हालिया, क्या लगता है क्या असरात मुरतब होंगे इसके? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं माजिद भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरह उन्होंने मोहम्मद रिजवान का नाम लिया कि उनके सोर्सेज ने कहा है, एक ऐसा खिलाड़ी भी उसके बारे में भी नाम आना शुरू हो गया, उसकी आप अगर ये कह लें कि उसका नाम फ्लोट किया जा रहा है या उसकी कंपेन शुरू हो गई है, वो हैं शादाब खान, जिन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया है। उनका भी नाम आज जब ये सिलेक्शन कमेटी तहलील हुई उससे कुछ देर के बाद हमें एक साहब से बात करने का इत्तफाक हुआ। उन्होंने शादाब खान का इस हवाले से नाम लिया कि आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। जहाँ तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए। पिछले 6 से 7 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी भी रुकन का या किसी भी ओहदेदार का कप्तानी के हवाले से बाबर आजम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है। जहाँ तक आपके इस सवाल का तल्लुक है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी और इसका जैसा माजिद भाई ने कहा कि आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि ये जिस तरह 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, एक तो खासी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, बड़े बड़े नाम हैं, इसमें हेड कोच भी आएगा, डाटा एनालिस्ट भी होगा, कप्तान भी होगा और 4 अरकान दूसरे होंगे। और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि अक्सरियती फैसला होगा। तो ये तो फिर ऐसे ही लगता है जैसे कोई कानून का कोई फैसला होता था जिसमें एक बेंच बैठता था और वो 4-3 से या 5-2 से अपना फैसला सुनाता था।
मतलब हम वोटिंग ही समझ रहे हैं ना कि अगर 7 मेंबर्स हैं तो वोट ही होगा, 4-3 का फैसला होगा अपेरेंटली, फिर या हो सकता है यूनानिमस भी हो जाए, कोई भी फैसला होगा। हाँ 5-2 का होगा तो फिर हम बाद में जब आप हमें सवाल कर रहे होंगे कि किसने इसकी मुखालफत में वोट दिया, तो फिर हम उन लोगों की तलाश करते रहेंगे कि अब्दुल्ला 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुखालफत की थी कि कप्तान तब्दील नहीं होना चाहिए, 5-1 पेज पे थे, फिर हम इस तरह की खबरें तलाश करेंगे। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब का ये फैसला है तो हमें इसको बैक भी करना चाहिए कि आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप तक कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पिछले अगले 2 से 3 महीने में सब कुछ फैसले हो जाएंगे, बड़े अहम टीमों का चुनाव होना है, तो उस पर सबको पता चल जाएगा कि ये एक अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था। अभी तो कप्तान इंक्लूड नहीं होगा, अभी कप्तान कौन होगा ये फैसला ये जो बाकी मेंबरान हैं सिलेक्शन कमेटी के, जो कि 6 फिर तादाद बनी, अगर कप्तान भी नहीं होगा नहीं तो जो, और फिर जब कप्तान डिसाइड कर लेंगे कि कौन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा फिर इस कमेटी में, मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और फिर अगली सीरीज के लिए कप्तान कौन होगा वो पुराने वाला कप्तान भी डिसाइड कर रहा होगा, कैसे ये काम करेगा? अब्दुल्ला, जो अभी शायद हो सकता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया हो या इसके कुछ देर के बाद करे, जो 25 से 26 खिलाड़ियों के नामों का अनाउंसमेंट होने जा रहा है अभी से कुछ देर के बाद तक, जो कि बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, जो कि काकुल के ट्रेनिंग कैंप के लिए, उसके ऊपर तो काम किया है वहाब रियाज ने, जो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। आज सुबह 9 बजे से पहले तक और कल रात परसों रात वो उसके ऊपर काम करते रहे थे, और डायरेक्टर इंटरनेशनल और CEO और चेयरमैन ने सब ने मिलकर वो 25 से 26 नामों को, उसका तो आप अलग कर दें। अब आएगा अगला सवाल कि जो होम सीरीज़ है उस वक्त तक चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कह चुके हैं कि जब तक कैंप कंक्लूड होगा उस वक्त तक कैंप कप्तान का फैसला हो चुका होगा, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 तारीख को 18 अप्रैल को पहला T20 मैच खेला जाना है उसमें डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन में जो 15 रुकनी हो या 16 रुकनी हो उसमें जो नए कप्तान होंगे अप्रैल जो कहा जा रहा है वो होंगे। अब इससे पहले शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने की जो थी वो सिर्फ खबरों की आज तक था, लेकिन आज ऐसा महसूस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा है कि शाहीन अफरीदी, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था और 4-1 से शिकस्त हुई थी, और उसके बाद PSL में पाकिस्तान लाहौर कलंदर की टीम जो दिफाई चैंपियन थी वो आखिरी नंबर पर आई, ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी थी, और इस तरह शाहीन अफरीदी को तब्दील करने का फैसला हो चुका है। यही वजह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोहसिन नकवी ने, अगर उसको फैसला ना हुआ था या उनको बरकरार रखा जाता तो फिर अंदाज में कह देते कि शाहीन ही कप्तान होंगे, सो वो फैसला हो चुका है, मेंशन ही नहीं किया जाता। अच्छा, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब कोचिंग स्टाफ की बात कर लें, वो फैसला भट्टी साहब कब होगा कोचिंग स्टाफ, और क्या अभी भी हम फॉरेन कोचेस ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उधर? जी हुमा, बिल्कुल पाकिस्तान टीम का जो अगला कोच होगा वो तो फॉरेन कोच होगा, लेकिन जिस तरह सोहेल इमरान ने अभी शादाब खान का नाम सुनाया, इसी तरह कोच के बारे में भी जो मेरी इत्तलात हैं, न्यूजीलैंड के एक ऐसे प्लेयर हैं जो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे, वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया ने छोटी सी बात को बड़ा करके बयान किया और शेन वॉटसन ने कोचिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। तो मेरा ख्याल हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हेड कोच कौन होगा, लेकिन जो भी होगा पाकिस्तानी नहीं होगा, हेड कोच फॉरेन होगा। फिर वो हेड कोच अपनी बाकी कोचिंग स्टाफ लेकर आएगा कि बॉलिंग कोच कौन होगा, फील्डिंग कोच कौन होगा, बैटिंग कोच कौन होगा, वो अपनी फिर टीम जो है वो बनाएगा। और ये मेरे ख्याल में 2 से 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जा रहा है इन कोचेस को। अच्छा भट्टी साहब, ये आपको फिलहाल जितना हम देख रहे हैं नए PCB चेयरमैन के ये जो मेजर्स ले रहे हैं, खासतौर पे सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड ना होना, आपस में वो डिसाइड करेंगे, कैप्टन भी चेंज हो रहा है अपेरेंटली, हेड कोच, ये आपको अनप्रेसिडेंटेड फैसले कुछ ऐसे कोई डिफरेंट लग रहे हैं, या फिर ये रिवायती जब नया कोई आता है PCB का चीफ तो ये वो चीज़ें हैं जो 2-4 हिलती हैं, या फिर आपको लग रहा है ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हमने पहले नहीं किए? देखो हुमा, अगर आपको याद हो 2019 में जब मिसबाउल हक पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने थे, उस वक्त उनको चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया था और पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच, सारा कुछ उनको दिया गया। लेकिन 17-18 महीने बाद मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर बनाकर मिसबाउल हक से वो जिम्मेदारियां ली गई। तो हमारे अगर आप कल्चर देखें तो हमारे यहाँ इस किस्म के तजुर्बात होते हैं। अच्छा। लेकिन
मेरे ख्याल में किसी ना किसी को इस सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होना चाहिए था, चाहे वो यूनानिमस फैसला करते, लेकिन बगैर सरबराह की ये सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मुझे मोहसिन नकवी साहब की जो इंटेंशन है उस पर कोई शक नहीं है, वो नेक नियति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं तो वक्त बताएगा कि वो दिस एक्सपेरिमेंट कैन वर्क और दिस मे नॉट वर्क, इट मे नॉट वर्क और इट मे वर्क वंडर्स। सो ये तो वक्त ही बताएगा। अब सुहेल, एक और बात जो बड़ी एम्फेसिस की गई चेयरमैन पीसीबी की तरफ से होती फिटनेस। सो उसको लेके भी क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में एवरीबडी वुड हैव टू बी रियली सीरियस अबाउट देयर फिटनेस? जी, इसके ऊपर तो खिलाड़ियों का फ़र्ज़ है और उनका बनता भी है कि वो इसके ऊपर काम करें। हमने देखा पिछले साल, 1.5 साल में, और अगर हम कहें कि 2 साल, इस दौरान फिटनेस के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ पर फिटनेस टेस्ट की एक रवायत होती थी, वो फिटनेस टेस्ट भी नहीं होते रहे जी। योयो टेस्ट में उस पर 16 का नंबर आना, 17 का आना, वो नहीं होते रहे। आपने इसके रिजल्ट आपने वर्ल्ड कप के दौरान भी देखे। लेकिन अब जो मोहसिन नकवी हैं, इन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उससे पहले जो उनका इंट्रैक्शन होता रहा, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जोर दिया फिटनेस के ऊपर। यही वजह है कि एक कैंप लगने जा रहा है काकुल में, और वहाँ पर जो आर्मी के ट्रेनर्स हैं उनकी निगरानी में पाकिस्तान के जो कौमी क्रिकेटर्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आगे स्क्वाड्स का हिस्सा बन सकते हैं, वो उसमें शामिल होंगे। तो डेफिनेटली इसमें आपको आने वाले दिनों में फर्क नजर आएगा। और आज उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फिजियो जो लेके आना है वो बेहतर से बेहतर लेके आना है, ताकि कप्तान के हवाले से बता दें आप दोनों में से कोई भी कि क्योंकि 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों के कप्तान मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी। अभी जो हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो तीनों फॉर्मेट्स के लिए नए कप्तान होंगे या अभी से T20 की बात हो रही है? क्योंकि वर्ल्ड कप मैं पहले बता दूं, मैं बता दूं, फिर सुहेल बताएंगे। देखिए, अभी चूंकि T20 वर्ल्ड कप होना है और पाकिस्तान का अभी काफी महीने तक वनडे मैच कोई नहीं है और पाकिस्तान का टेस्ट मैच नहीं है, तो लिहाजा अभी जो कप्तान की बात हो रही है ये T20 कप्तान की बात हो रही है और शाहिनशाह आफरीदी की बात हो रही है। ओके जी सुहेल, अभी सिर्फ शाहीन पे ही मतलब फोकस है या और कहीं भी कोई तब्दीली तय होगी? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल दुरुस्त कहा है माजिद भाई ने, क्योंकि अभी 15 T20 मैचेस हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले। फिर आगे जून में वर्ल्ड कप का ये महीना है, उस पर वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ये तमाम फॉर्मेट T20 का है। पाकिस्तान ने अब जाके नवंबर में आई थिंक पाकिस्तान ने टेस्ट खेलना है और उसके बाद पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए टूर करना है। ऑस्ट्रेलिया का तो अभी वनडे मैचेस की और वहाँ T20 मैचेस भी हैं, लेकिन तब तक खासा वक्त है। अभी जो मसला है या जो खड़ा किया जा रहा है या जो जिसके ऊपर बहस होनी है वो सिर्फ और सिर्फ T20 कप्तान के हवाले से है कि आया शाहीन आफरीदी बरकरार रहते हैं, तो आप कह रहे हैं जो नए सिलेक्टर्स हैं ये फैसला करेंगे। Probably not going to be there anymore as a captain। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद। थैंक यू। सारे चेंजेस जो हैं वो अच्छे हों क्योंकि पिछला पूरा साल हमारी क्रिकेट के लिए हुमा अगर अभी वो हटते भी हैं और कोई और उनकी जगह कप्तान आता है, ही इज सो यंग कि 2 years डाउन द लेन, 3 years डाउन द लेन वो और पक्के तैयार हो जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। भाई हमें चाहिए कि पाकिस्तान जीते। You may see him as the captain again. So whatever changes are being made, if they work इंशाल्लाह और हमारी टीम जीतती है तो हमें कोई एतराज नहीं। इसके बाद वाला जो वाकया था ना, हमने आपको चंद पहले बताया था किस तरह एक पतंग की डोर फिरने से नौजवान की वहीं खड़े खड़े जान चली गई। मतलब वो मंजर बयान भी नहीं किया जा सकता था, देखा तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता था। और सोचें जिस पे बीती हो, जिसके घर वाले इस करब से गुजर रहे हों, उनका क्या कसूर है। फैसलाबाद में पतंग की डोर से एक 22 साला नौजवान की हलाकत ने हुकूमत को तो जगा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज सरगोदा में एक बच्चा पतंग लूटते हुए अपनी जान गंवा बैठा। वज़ीर आला ने भी इसका नोटिस लिया। IG पंजाब को पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है। कल फैसलाबाद वाक़े के बाद भी मरीम नवाज साहिबा ने नोटिस लिया था। पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दी थी। उनमें से 24 घंटे आपको याद दिला दें कि गुजर चुके हैं और मरने वाले आसिफ के भाई को भी एक्शन जो है वो चाहिए। ऑब्वियसली मेरा गला बड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन पतंगबाजों के खिलाफ नहीं। सुनिए वो क्या कहते हैं। पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पतंग उड़ाने वाले को पकड़ने की बजाय पतंग बनाने वाले को पकड़ना चाहिए, मैन्युफैक्चर को पकड़ना चाहिए। अगर वो आएगी नहीं मार्केट में तो हम हमारे बच्चे या कोई दूसरों के बच्चे कैसे ख़रीदेंगे? बनेगी तो आएगी तो आप छतों पे चढ़ रहे हैं जी, डॉल्फिन वाले चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ लेके, वो चढ़ रहा है
जो उड़ा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, पीछे से तो सप्लाई आ रही है। उधर फैसलाबाद पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो बिल्कुल जारी है और बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में ऑलमोस्ट कोई 50 पतंगबाज गिरफ्तार हो चुके हैं और मुकदमात भी इतने ही दर्ज किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पतंगबाजी के खिलाफ एक्शन काफ़ी अरसे से जारी है। मगर वो उनके भाई भी कह रहे थे कि पतंगबाज जो उड़ा रहे हैं चलो उड़ा रहे हैं, लेकिन जो बना रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए, उसको रोकें ना। और रिसेंटली फैसलाबाद पुलिस ने पिछले 2-2.5 महीने में 20,000 से ज़ायद पतंगबाजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। 9 जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो पतंगे और काइट स्ट्रिंग्स बनाते थे उनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया है। ऑनलाइन जो पतंग एसोसिएशन थी हमने उनको अरेस्ट किया है। 20,000 पतंगबाज अभी भी, वैसे इतना अरसा हो गया इस खेल पे, इस त्यौहार पे पाबंदी लगे हुए, पीपल आर स्टिल। और वो एक पूरी जनरेशन जो अब बड़ी हुई है, इसने अपने बचपन में पतंगबाजी होते हुए नहीं देखी है। हमने अपने बचपन में पतंगबाजी और पूरा बसंत त्यौहार देखा है। अब जो नई वाली जनरेशन है जिसको जेन जी आप कहते हैं, they have not actually witnessed the festivity of Basant, but even then it is so rampant still. Yes. Rampant क्या पॉपुलर आप कहते हैं, क्योंकि अगर तरीके से किया जाए तो चीज तो ठीक ही थी। ऑब्वियसली जब हमने डोरों को इतना वेपन बनाना शुरू कर दिया, वेपनाइज कर दिया अपनी पतंगों को, तो फिर जाके वो बैन लगाना, हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, मौतलियाँ हुई थी, ज़ाहिर है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसके बाद हुकूमत ने भी नोटिस लिया। अब तक उसके बाद क्या कुछ हो चुका है? मतलब 48 घंटे में से 24 घंटे में तो अल्टीमेटम को इस वाक़े के मुल्ज़िमान को पकड़ने के गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल जी, इंतहाई वाक़या 2 रोज़ कबल फैसलाबाद के इलाका डिजकोट रोड पर पेश आया है। समनाबाद का रहायशी आसिफ 22 साल इसकी उम्र थी और ये मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पतंग की डोर अचानक इसके सामने आई, जिसकी वजह से इसका गला कटा है और मौके पर ही इसकी हलाकत हुई है। वाक़े के बाद पुलिस की जानब से पुलिस की ही मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मुतलका SHO जो थाना फैक्ट्री एरिया है उसको मुअत्तल किया गया है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि इलाका की CCTV फुटेज हासिल की जा रही हैं, जहाँ से ये तलाश की जा रही है कि ये पतंग की डोर कहां से आई, कौन पतंग उड़ा रहा था, जिसके बाद मजीद करेगी। ये CCTV जो फुटेज है उसको दोबारा देख रहे थे। ही इज़ इन द मिडल ऑफ द रोड अब्दुल्ला, तो मैं ये सोच रही थी कि वो डोर किधर से आई होगी, या तो वरना अक्सर पहले जब हम ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह देखते थे तो वो डोर सुखा रहे होते थे गलियों में और इस तरह करके वो लगी होती थी। दिस इज अ डिफरेंट। नहीं, कट के आती है, कट के आई है, ऊपर से गिर रही होती है और वो फंसती है गले में, फिर खतरनाक है। एनीवे, हमाद आप हमारे साथ हैं। अब क्योंकि इस मामले में वज़ीर आला पंजाब जो है वो बराह रास्त दिलचस्पी ले रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें लग रहा है कि हो ही जाएगा। लेकिन मजमूई सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे, फैसलाबाद में पतंगबाजी पाबंदी के बावजूद कैसे हो रही है, और जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो तो हम बड़े हैरान हो गए हैं कि वहाँ लगता है कि वहाँ नहीं बैन लगा था फैसलाबाद में। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला की जानब से नोटिस लिया गया है। बाद ज़ली इंतज़ामिया भी मुतहरक हुई है, पुलिस भी मुतहरक हुई है, और ये पतंगबाजी का जो सिलसिला है ये सारा साल चलता रहता है। ताहम फरवरी और मार्च के दिनों में खुद साख्ता तौर पर जो बसंत मनाने का ऐलान किया जाता है, जिसके वक्त ये ज़ोर पकड़ जाता है, और ये इस मरतबा भी ऐसा ही हुआ है कि तकरीबन 3 हफ्ते कबल खुद साख्ता बसंत का ऐलान किया गया, जिसके बाद शहर भर में जो पतंगबाजी है उसका सिलसिला ज़ोर पकड़ गया। और गुज़श्ता 1 माह की बात की जाए तो इस दौरान भी इस वाक़े के अलावा जो 2 रोज़ पहले पेश आया है, इसके अलावा भी जो हलाकतें हुई हैं, जिसमें एक बच्चा जो है वो छत से गिरकर उसकी मौत हुई थी, जबकि जो हवाई फायरिंग का एक बच्चा शिकार होकर उसकी मौत हुई, जबकि एक बच्चा जो पतंग लूटने के दौरान गाड़ी में टकराकर उसकी हलाकत हुई थी, जबकि 15 से 20 ऐसे अफराद हैं जो सड़क पर चलते हुए जिनको डोर फिरने का वाक़या पेश आए हैं और वो ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की जानब से रवायती तौर पर वही कार्रवाइयाँ की जाती हैं कि जो पुलिस है वो जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको पकड़ती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। लेकिन जहाँ पर पतंग तैयार होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से अगर ये सामान बाहर ना निकले, वहाँ से फ़रोख्त ना हो, लोगों के हाथों में ना आए, तो ये पतंगबाजी का सिलसिला रुक सकता है। जी अच्छा हमाद, अब ये भी बता दें कि पतंगबाजी और ख़ास तौर पर डोर पर कंट्रोल के लिए शहरी इंतज़ामिया ने कोई नया प्लान बनाया है अब तक? क्या करना क्या है आगे, और किस तरह ये मसला जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके?
जी, जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं पुलिस भी मुतहर्रिक भी जाती है और इस मरतबा ज़िली इंतज़ामिया भी जो अभी कार्रवाई की हद तक मुतहरक हुई है कि उसकी जानब से ज़िली कंट्रोल रूम में के नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं कि शहरी इतला दें कि कहाँ पे पतंगबाजी का सामान तैयार हो रहा है, कहाँ पर इसकी फ़रोख्त हो रही है। तो ये ज़िम्मेदारी भी शहरियों पर डाल दी गई है कि वो बताएँ। हालाँकि पुलिस के अपने इंटेलिजेंस के अदारे मौजूद हैं जिनकी जानिब से बाकायदा रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि किन किन इलाकों में फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। गुलाम अहमदाबाद है, मदनपुरा का इलाका है, वहाँ पर ये सामान सारा साल तैयार होता है, वहाँ से फ़रोख्त की जाती है। ऑनलाइन भी अब फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो गुज़श्ता चंद रोज़ कबल ऑनलाइन फ़रोख्त करने वाला एक गिरोह को पुलिस ने भी पकड़ा था। ताहम मुतहरिक तौर पर कार्रवाइयाँ ना होने की वजह से है। जी थैंक यू हमाद अहमद, थैंक यू। लेट्स सी जी क्या होता है। और वही वाली बात कि बड़ा मुश्किल है इस तरह से इंडिविजुअल पतंगबाजों के पीछे भागना। ये जो सप्लाई लाइन है, जो सप्लाई चेन है, इसको ख़त्म करें। दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय।